हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 फसल उत्पादन एवं उर्वरकों के बारे में आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 है और उत्पादन किया जाता है और इसके प्रबंधन मतलब इसके जिम्मेदारी इन सभी के चीजों के बारे में। तो चलिए हम लोग पाठ को भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं तथा जो मनुष्य है और जंतु हैं ये अपने भोजन को जीने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम लोग पता लगाते हैं ये अपना भोजन जो है वो जीने के लिए कहाँ से प्राप्त करते हैं। मनुष्य तथा अन्य जंतु अपना भोजन पौधों, जंतुओं अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य और जंतु है वो क्या जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे से या फिर जंतु या फिर पौधे से या इन दोनों से भी प्राप्त करते हैं। तो मतलब जो मैन है या फिर एनिमल्स है वो अपना जो भोजन है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर एनिमल्स से प्राप्त करते हैं या फिर इन दोनों से भी प्राप्त होता है। इसलिए इनका नियमित उत्पादन एक प्रबंधन आवश्यक है। इसलिए इसका नियमित उत्पादन एवं प्रबंधक क्या है, आवश्यक है। मतलब कि कब इसको उत्पादन इसका हो, कब इसका कटाई हो, कब इसका जो भोजन है वो कब तक ये तैयार हो जाए, इन सभी चीज़ों का हम बारे में। हर देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश जो है वो कैसा है, हमारा देश जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश संख्या कृषि कार्य पर अपनी जीविका चलाती है और यहाँ के अधिकांश जनसंख्या मतलब अधिकांश लोग जो है, अधिकांश परिवार जो है वो क्या कृषि से अपने घर का जो भी खर्चा पानी होता है या फिर जो भी उनका भोजन इत्यादि जो भी सामान में जो भी उनका पैसा खर्च होता है वो कहाँ से प्राप्त करते, वो किन चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, तो वो लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान मतलब खाने का सामान, कपड़े और मकान हमारे जीवन का मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मतलब ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आधारित कार्यकलाप पर निर्भर करती है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है, अधिकांश सबसे ज़्यादा तो ये कृषि कार्य पर आधारित रहती है। हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रबंधन राज्यों में से एक है। हमारा राज्य जो बिहार है वो क्या है, कृषि प्रबंधन राज्य में से भी एक है। क्या आप बात बता सकते हैं हमारे राज्य में कौन कौन से फसलें उगाई जाती हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं क्या जो हमारे राज्य है इनमें कौन कौन से फसलें उगाई जाती हैं? क्या सालों भर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है? क्या हमारे राज्य में सालों भर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है? क्या ऋतु विशेष में उगाई जाने वाली फसल का नाम बता सकते हैं? क्या आप लोग विशेष ऋतु में जो भी अपना फसल उत्पादन करते हैं वो क्या आप लोग बता सकते हैं? तो हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ की एक क्रियाकलाप दिया गया है, इनमें आपको अब फसल का नाम लिख देना है। जो भी आप फसल का है वो बोने का समय लिख देना है। आप लोग किस वर्ष किस महीने में बोते हैं, फिर काटने का समय किस महीने में काटते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको लिख देना है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं।
अब हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधों फसल कहलाते हैं। अब देखिए, बड़े भूभाग में जो भी पौधे उगाए जाते हैं वो किसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि फसल की चर्चा सुने होंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे कि गेहूं का फसल एक बार जो भी गेहूं का फसल बोया जाता है, जो भी उसको, तो देखे होंगे कि पूरे गांव का या फिर पूरे शहर में भी ये सभी गेहूं का जो भी है गेहूं का खेती होते रहता है। फिर अगर बोइएगा तो उस समय भी धान की फसल की खेती लगातार होती है। यह तो नहीं है कि धान के जगह पे आलू की खेती की जाती है, आलू के समय पे धान की खेती की जाती है। पड़ते हैं वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ कहलाती है। और जो वर्षा ऋतु है मतलब रेनी सीजन है, उस समय जो हमारा पौधा जो भी हम फसल उत्पादन करते हैं उसको क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। शीत ऋतु में रबी फसलों की पैदावार होती है। और शीत ऋतु में, जैसे में अभी का समय है शीत ऋतु का, इसमें क्या होता है? रबी फसल का जो है वह क्या होता है? पैदावार होता है। जबकि फसल को जायद फसल कहते हैं। जबकि ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों के समय में जो फसल को उगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। क्या खरीफ, रबी और जायद फसल के नाम बता सकते हैं? क्या आप लोग खरीफ, रबी और जायद फसल के नाम बता सकते हैं? चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप 2 दिया गया है। इनमें दिया गया फसल के प्रकार, फसल के नाम। यहाँ पे फसल जो दिया गया है, खरीफ दिया गया है, रबी दिया गया है और जायद दिया गया है। आप लोगों को यहाँ पे भर देना है खरीफ फसल में कौन सा फसल होगा, रबी फसल में कौन सा फसल होगा, जायद फसल में कौन सा फसल होगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया है? क्या आप लोग जानते हैं मनुष्य अपना जो खेती है वो कब करना शुरू कर दिया? खेती के जो तरीके आज हम देखते हैं, क्या हजारों वर्ष पहले यही तरीके अपनाए जाते गए होंगे? खेती का जो हम लोग अभी तरीके अपनाते हैं, क्या हजारों वर्ष पहले यही तरीके अपनाए गए होंगे? तो नहीं है, ये तरीके तो नहीं अपनाए गए होंगे, क्योंकि उस समय इतने आविष्कार नहीं थे। उस समय लोग अपने जो हाथ फावड़े से या फिर कुदाल से जो थे खेती कर बैलों की सहायता से हल जोत कर होने लगी। अब तो देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उस समय घूमते थे, मतलब उनका कोई स्थान नहीं था। तो जैसे में आप लोग का घर है वो वैसा उन लोग को घर नहीं था, वहीं पे रुक जाते थे, फिर घूमते फिरते थे। स्थिति लगभग 10 आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे। और वो जो लोग थे वो क्या करते थे? भोजन तथा आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे। और इनका में हुआ करता था। और इनका जो विचरण है, मतलब ये जितने भी लोग थे वो क्या एक समूह में रहा करते थे। कच्चे फल, कंदमूल कंदमूल सब्जियां खाते तथा जंगली जानवरों का शिकार करते थे। और ये जो लोग थे कच्चे फल खाते थे, कंद खाते थे, मूली खाते थे, और जो सब्जियां हैं वो खाते थे। जंगली जानवर का भी शिकार करते थे ये लोग। हम लोग जो थे पहले, अभी से 10 साल पहले तक इस कार्यक्रम के बीच
से पौधों को उगते देखा और उन पौधों से बीज को उत्पन्न होते हुए देखा। और इसी कर्म के बीच उन लोगों ने क्या देखा कि पौधे जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं, तो जो बीज है उनको देखा। अब मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, और उसके बाद जो मनुष्य है वो एक जगह पे स्थायी रूप से रहने लगे। कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और कृषि जो है उसका क्या रहा, महत्वपूर्ण भूमिका रहा। क्या आपको मालूम है फसल की प्रकार आपको मालूम है फसल किस प्रकार उपजाई जाती है? क्या आप लोगों को मालूम है जो फसल है वो किस प्रकार उपजाई जाती है? उसके बाद देखिए, फसल उपजाने के लिए किस प्रकार तैयारी की जाती है, और जो फसल है उसे उपजाने के लिए किस प्रकार तैयारी की जाती है आप लोगों को पता है? अपने घर के बुजुर्गों से पता कीजिए, और आपके घर से अगर आपको पता नहीं है तो आपके घर के बुजुर्गों से क्या करना है, आपको पता लगाना है कि अच्छी उपज के लिए क्या करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने घर के लोगों से बुजुर्गों से पूछना है कि, या फिर पापा से पूछ लीजिएगा, मम्मी से पूछ लीजिएगा, दादाजी से पूछ लीजिएगा कि अच्छे पैदावार के लिए वो लोग क्या करते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप, और जो फसल उत्पादन है उसके लिए क्या यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए गए, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए अच्छे फसल उत्पाद के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को जाने। और आइए हम लोग अच्छे फसल उत्पाद के लिए क्या जो यहाँ पर क्रियाकलाप दिए गए हैं उन्हें पहले जानते हैं। 1 नंबर में मिट्टी तैयार करना, मतलब मिट्टी को तैयार करना होता है। फिर 2 नंबर में बीजों का चयन, मतलब बीज कौन सा बीज यहाँ पे हमें डालना है, उसे बोना है, उसका चयन करना पड़ता है। फिर बुआई करना का चयन, उसके बाद बुआई होता है, फिर उसे सिंचाई की जाती है, फिर निकोनी की जाती है, फिर कटाई की जाती है, फिर गहाई, उसाई एवं सफाई भी की जाती है। फिर उसके बाद इन सभी चीज़ों के बाद उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद अनाज का क्या कर दिया जाता है, भंडारण कर दिया जाता है। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं फसल की मिट्टी की तैयारी। पहले हम लोग मिट्टी की तैयारी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, एक नंबर हमारा दिया गया मिट्टी तैयार करना, मतलब मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है, अब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयार महत्वपूर्ण कार्य है, और जो हमारा फसल है उसे उगाने के लिए मिट्टी का जो तैयार होना बहुत आवश्यक है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, और मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है। जो जुताई के लिए क्या हल जो है वो क्या परंपरागत जो है वो क्या उपकरण है, मतलब ये सदियों से चला आ रहा है, जो लकड़ी का बना होता है। और जो ये हल है वो किस चीज का बना होता है, वो लकड़ी का बना होता है। मिट्टी की गुदाई के लिए हल में लोहे का फाल लगा रहता है, और जो मिट्टी है उसको क्या करने के लिए, गुंडाई मतलब उसको चीरने के लिए, मतलब मिट्टी को उलटने पलटने के लिए क्या करने के, उसमें क्या लगा होता है, एक लोहे का फाल लगा होता है। हल से जो बैल की मदद वो इस प्रकार से बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है, और यहाँ पे फल लगा होता है जो लोहा का होता है। चलिए अगले हम लोग पढ़ते हैं। जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं, और जुताई के दौरान जो बड़े बड़े ढेले वो क्या होते हैं, निकल आते हैं।
इन्हें तोड़ने के लिए पटल या चौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे तोड़ने के लिए पटल या फिर चौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे भी दो बैलों की मदद से चलाया जाता है और ये इसे भी हम लोग क्या करते हैं, दो बैलों की मदद से चलाते हैं। वर्तमान में ट्रैक्टर, पावर टिलर से जुताई का काम लिया जा रहा है। और अभी के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर या फिर पावर टिलर से जुताई का काम कर रहे हैं। मिट्टी की जुताई उन्हें प्राप्त हो पाती है। ह्यूमस पौधों की बढ़ने लगते हैं। प्रयोग होने कार्यों में जो भी उपकरण का कार्य पड़ता है उनकी हमें क्या करिए, सूची बनानी। अपने इस इलाके में खेती या फिर बागवानी में इस्तेमाल होने वाले औजार का नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग जब खेती करते हैं उस समय आपका जो भी औजार लगता है उसका यहाँ पे हमें चित्र भी बना लेना है या फिर उसका उपकरण या कार्य को लिखना है। यहाँ पे संख्या, क्रमांक संख्या लिखना है, 1 2 3 जैसा भी आप लोग का है वहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आपका जो उपकरण है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीज के चयन, मतलब सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छी ये गुणवत्तापूर्वक एवं स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छी उपजाऊ के लिए मतलब अच्छे गुणवत्ता वाले और स्वस्थ बीज, मतलब भुने हुए बीज नहीं, मतलब साफ सुथरा अच्छा बीज को हमें चुनना होता है। अच्छे बीजों का चयन चुनकर और फटक कर तो करते ही हैं। अच्छे बीजों का चयन हम लोग कैसे करते हैं, फटक कर मतलब उसे कर लेते हैं। क्या और भी कई तरीके हैं, क्या और भी तरीके हैं जिसे स्वस्थ बीज को चयनित किया जा सकता है? क्या और भी तरीका है जिससे बीजों का चयनित आसानी से किया जा, स्वस्थ बीजों का चयनित आसानी से किया जा सके? चलिए हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, पहले इसे हम लोग पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4 दिया गया। कांच के एक गिलास में आधा गिलास पानी भरिए। कांच के एक गिलास में आपको क्या करना है, आधा गिलास पानी भरना है। इसके बाद उस गिलास में एक मुट्ठी चने या गेहूं के बीज डालिए और उसके बाद क्या करना है, उस गिलास में एक मुट्ठी चने का बीज या फिर गेहूं के बीज डालना है। बीज नीचे बैठ
ये भी क्षतिग्रस्त चुके हैं। इस तरह के बीजों से अंकुरण नहीं होते, और इस तरह के बीजों से क्या अंकुरण नहीं होते, मतलब जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से नहीं लग पाते। इस प्रक्रिया द्वारा अच्छे एवं स्वस्थ बीज का चयन किया आसानी से कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया द्वारा अच्छे और स्वस्थ बीज के हम लोग क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। जल में डूबे बीज ही पढ़ने वाले बुराई के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मिट्टी में बीजों को किसानों को देखा है। क्या आप लोग बीजों की बुआई करते किसानों को देखा है? की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब चयनित बीजों के मतलब जो भी बीज आप चयनित करते हैं वो पौधों को क्या करता है, उसके प्राकृतिक पर क्या निर्भर करती है। बुआई के लिए दो विधियां प्रचलित है। बुआई के लिए क्या है, दो विधियां जो है वो क्या है, प्रचलित है। कुछ बीज सीधे तरह मिट्टी में छिटक कुछ बीज है जो सीधे तरह मिट्टी में छिटक दी जाती है, जैसे में गेहूं, जौ, मसूर आदि। ये सभी जो चीजें हैं वो क्या होते हैं, वो केवल मिट्टी में छिटक दिए जाते हैं। कुछ बीजों को नर्सरी में बोते उगाया जाता है, और कुछ दिन के बाद जब वो बड़े पौधे हो जाते हैं तो उसे उखाड़ कर क्या किया जाता है, दूसरे। आपने धान की खेती करते हुए से उखाड़ते हैं, जिसे उसका जो उपज है वो क्या अच्छी होती। बुआई के समय पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। मतलब जो बुआई के समय कुछ आवश्यक कार्य सावधानी से भी हम लोग आवश्यक कार्य हमें करनी चाहिए। कुछ सावधानियां हमें उस समय बरतनी चाहिए, जैसे हमें जब हम लोग बीज लगा रहे हैं तो उस समय सामान्य दूरी होनी चाहिए दोनों की, जो पौधे जब हम लोग लगा रहे हैं तो, क्योंकि उसे सामान्य मात्रा में पोषक तत्व आसानी से मिल सके। बीजों को इतनी गहराई के बीच चाहिए ताकि नमी के कारण अंकुरित हो सके। अब देखिए, बीजों को इतनी गहराई में बोना चाहिए कि जो बीज है वो अंकुरित होकर नमी मिले तो वो अंकुरित हो जाए जल्दी से। बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दी जाना चाहिए। मतलब बुआई के बाद चिड़िया पक्षियों से मतलब सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे ढक देना चाहिए। चलिए हम लोग आगे एक यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया, क्रियाकलाप 5 से पहले पढ़ते हैं।
आप अपने निकट से नर्सरी की अवलोकन कीजिए। आप लोग अपने निकट की नर्सरी से आप लोग क्या करना है, आप लोगों का अवलोकन करना है, मतलब कुछ वहाँ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त करनी है। कुछ वहाँ से अपना जो भी आपको अच्छा लगे उनको क्या करना है, आपको अवलोकन करना है। और बताइए कि किन किन पौधों को नर्सरी में तैयार की जाता है। और आपको बताना है कि किन किन पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाता है। और तैयार होने पर उन्हें हाथ द्वारा दूसरे जगह रोपा जाता है, और उसे तैयार होने के बाद उसे हाथ द्वारा दूसरे जगह पर रोका जाता है। इनमें आपको बता देना है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। खाद एवं उर्वरक मिलान, यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब हम लोग खाद एवं उर्वरक के मिलान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या आपने किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक डालते देखा है? वे ऐसा क्यों करते हैं? क्या आप लोग कभी किसानों को खेतों में खाद तथा उर्वरक को डालते समय देखा है? ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? खाद कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। जो खाद है वो क्या है? कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे पत्तियों तथा अन्य जैव अवशोष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। मतलब जो कार्बनिक खाद है वो किन किन चीज़ों से बना होता है? जो है वो गोबर से, मानव के जो पशु है उनके गोबर से, बेकार साग सब्जियां से, पौधे के पत्तियां से तथा अन्य जैव पदार्थों से बना होता है। उसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक खाद कहते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थ को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है। और इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है? गड्ढे में इसमें जमा कर मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीवों बेकार पदार्थ को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। और जो सूक्ष्म जीव है इन बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार की हुई खाद कंपोस्ट कहलाती है। और इस प्रकार जो खाद हमारा जो तैयार होता है इसे क्या कहा जाता है? कंपोस्ट कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। खेतों में अनेक बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आती अनेक बार जब फसल उगाने लगेंगे तो उसमें क्या होगा? पोषक की जो कमी हो जाएगी। मिट्टी में पोषक की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। और मिट्टी में जो है पोषक की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है? उसमें खाद डाली जाती है। खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है। और खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट इत्यादि, ये सभी चीज़ों को डाला जाता है। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन का फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। और ये जो है मिट्टी को क्या क्या पदार्थ देते हैं? पोषक तत्व देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होता है हो जाते हैं। और जो ये उर्वरक है वो क्या होते हैं? वह जल में घुलनशील होते हैं और ये पौधों के जड़ों द्वारा आसानी से यह जो है वो क्या हो जाते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। फसलों की ये पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। और फसल का जो है पैदावार बढ़ाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? तो उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। परंतु मिट्टी में उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। और हमें जो है
मिट्टी में उर्वरता बढ़ाने के लिए हमें जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए तथा दो फसलों को बोने के बाद उस खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 6 देखिए, चने या मूंग के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। चने या फिर मूंग के बीज लेकर उन्हें हमें क्या करना है? अंकुरित करना है। इनमें से एक ही आकार वाले 3 अंकुरित बीज छांट लीजिए और इनमें जो 3 समान आकार के मतलब एक समान जो बीज है उन्हें क्या करना है? अंकुरित बीज को हमें छांट लेना है और 3 प्लास्टिक या शीशे का गिलास लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? 3 प्लास्टिक या फिर शीशे का गिलास लेना है। इन पर ABC लिख दीजिए। गिलास 1 ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। उसमें क्या, एक गिलास ए में क्या करना है? थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिला देनी है। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए और जो है क्या करना है आपको? गिलास बी में आपको क्या करना है? समान मात्रा में मिट्टी मतलब जितने ए में मिट्टी लिए थे देना है और उसमें थोड़ा सा यूरिया डालना है। बोने के लिए पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? अब उसमें अंकुरित बीज को डाल देना है। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में उसमें पानी को डाल देना है और उसे ढककर और सुरक्षित स्थान पर रख देना है। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। प्रतिदिन उसमें आपको क्या करना है? पानी देना है। उसको 7 से 10 दिनों के बाद उसमें वृद्धि को आपको नोट करना है। क्या तीनों गिलास के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? क्या तीनों गिलास के जो में वृद्धि हो रही है, पौधों की वृद्धि हो रही है, क्या वो समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि अधिक है और किस गिलास में जो है पौधों का वृद्धि अधिक है? तो चलिए हम लोग आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो गिलास ए में है जो है पौधों का वृद्धि अधिक है, गिलास बी में थोड़ा सा कम है और जो गिलास सी है और उसमें तो साफ ही नहीं है, थोड़ा सा केवल जो बीज डाला गया था वैसा का वैसा ही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे को हम पढ़ाएंगे। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को